बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है वज़ीर आज़म का यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब से खिताब, मोदी के कांपते हाथ, उतरा चेहरा, बेरब्त अल्फाज, धमकियां और अमन की ख्वाहिश, भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया तनकीद की जद में। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रजी, अमीन हफीज और इस्लामाबाद से जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। हम फाइनली अपने सेट पे वापस आए जी और बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। साहब ने इजाजत दे दी कि वॉर खत्म हो गई है तो वार रूम भी बंद कर दिया। वैसे अमीन साहब को एज यूजुअल जुम्मा मुबारक। आप तो अंग्रेज लोग हैं। हाँ जी, मैं अंग्रेज। आप और फैजी साहब काठा वो अमेरिकी सदर आए हुए हैं ना, तो मैं सर है मैं अंदरूनी शहर हम टच लंदन देते हैं। नहीं, मैं अंदरूनी शहर लंदन दा रहने वाला हूं, मैंने अंग्रेज कह देता है। देखिए जी, खुशी का दिन है जी आज। देखिए, आपने 1971 का बदला लिया है। हाँ, आपने दुनिया के अंदर जंग की स्ट्रेटजी के अंदर तारीख लिख दी है। दुनिया उससे पहले दुनिया इस वक्त हमारी स्ट्रेटजी पूछती दादा है। उससे पहले ठीक है, उससे पहले हम हमेशा कहते आए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, कमजोर ना समझा जाए हमें। ठीक है, ठीक है, अगर कमजोर समझना ये गलत फहमी आपने पाल ली तो हमने बड़ी अच्छे से क्लियर कर दी। लेकिन एक बार फिर से आज यौम तशक्कुर की तकरीब से जब खिताब कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने एक बार फिर हमसाया मुल्क को ये ऑफर दी है कि आए बैठ के टेबल पे बात करते हैं, मसाइल का हल जो ऐसे भी निकलेगा हम निकाल लेंगे, लेकिन जंग मसलों का हल नहीं हुआ करती। ऐसे ही है ना रजी दादा जी। और कमजोर तो अब समझने की हमें गलती दोबारा करेंगे ही नहीं, एक बार कर चुके हैं सो कर चुके हैं। और तो हमारी सुप्रीमेसी जो है इसमें, ये हमारे दिफा के अंदर ये भारत ने तो क्या माननी है, दुनिया ने मानी। मेरा सवाल ये है कि क्या अब मोदी कोई अक्ल के नाखून लेगा? अब ये जो हमने एक पेशकश दोबारा से दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी, क्या उससे फायदा उठाएगा या दोबारा उसका दिमाग खराब है? देखिए, आज मैं इंडियन मीडिया सारा ना खंगालता रहा हूँ। जुमे के बाद मैंने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने इंडियन मीडिया देखा कि वो क्या कह रहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक 3 महाजों के ऊपर पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास किया है। राइट। एक वो महाज जिसके ऊपर दुनिया डिस्कस कर रही है, बिल्कुल, और वो महाज है दिफा का महाज। हमने दिफा करते करते उनके 5 तैयारे डेग दिए। अब 7वां भी आ गया, अब 7वां भी सामने आ गया है, 7-0 हो गया। रुकिए तो सही, अभी गिनतियां जारी हैं। हमने रोकते रोकते भी उनके 7 तैयारे कर दिए और अभी मजीद इसमें इजाफा होगा। बड़ों का सिर लेंगे अभी हम। अच्छा, उसके बाद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, इसहाकदार साहब, यानी उन्होंने दुनिया के 109 कैपिटल के अंदर तकरीबन 48 घंटे में राब्ता कर लिया था और उनको अपना नुक्ता नजर पेश कर दिया था कि देखिए, हम तो राजी हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें तो हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, वो सबूत ही कोई नहीं दे रहे। यानी ये दूसरा पहलू था। तीसरा पहलू, ऐसे हमारे दोस्त ममालिक जिनके साथ जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के ज़ाती फैमिली रिलेशंस हैं, राइट, उनको आप ऑन बोर्ड लेके आए। और मैं 2 ममालिक का खास तौर पर जिक्र करना जरूर ख्याल करूंगा, एक तुर्की और दूसरे आज़रबाईजान। बिल्कुल सही, ठीक है। चाइना तो आपको पता है हमारे साथ ही था और वो पहले दिन से साथ था। वो क्या कहते होते हैं, माय लव। हाँ, चाइना इज माय लव। अच्छा, ये चाइना की दादा एक बात जरा आपको थोड़ी सी यहाँ पर, मैं अमूमन बचपन से ही मतलब वो कहते हैं ना कि पाक चीन दोस्ती पहाड़ों से बुलंद समुद्रों से गहरी, मतलब ये हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, हमें उस्ताद भी बताते थे। अच्छा, मैं बड़ा इसमें हैरान हूं कि कैसी खूबसूरत दोस्ती है कि हमारा कल्चर भी नहीं मिलता, हमारी जुबान भी मतलब कॉमन नहीं है, ना उनको हमारी जुबान आती है, ना उनको बीच में अंग्रेजी के सहारे अब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। और अब तो बिजनेस बहुत ज्यादा हमारे बचपन से अब तो बहुत फर्क पड़ गया है, बहुत हम आगे चले गए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हाय हाय हाय
My अगर love. दिल वाला प्यार हो, दिल से मोहब्बत हो रही हो, तो जिसको कहते हैं ना कि गुंगों की भी दोस्ती हो जाती है। अच्छा, अब मैं आपको अर्ज करूं कि चाइना जो था वो तो ऑल आउट था ही पाकिस्तान के साथ, सही। लेकिन ये दो ममालिक जो थे, आज़रबाईजान और तुर्की, तो यूं इस पूरे सिनेरियो से अगर हम डिप्लोमेटिक और डिफेंस से दोनों साइड पे देखें तो चार शख्सियात हमें उभरती हुई नजर आएंगी। एक हमारे वजीर आजम साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब, दूसरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जी हाफिज सैयद जनरल आसिम मंजूर शाह आसिम मलिक साहब, और तीसरा पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब। ठीक है, ये जो, और फिर अपने ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू साहब भी किसी से पीछे नहीं रहे, और वो खुद जनाब बहुत सारी उन्होंने जो भारत की तरफ जो फ्लाइट्स गई हैं, हमारी सॉर्टीज गई हैं, उनको लीड किया फ्रंट से, खुद जेएफ थंडर में बैठे हैं। ये सिंबॉलिकली बड़ा बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और ये मेरा ख्याल है और लोगों को नहीं भी पता। वॉर डेज के अंदर बहुत कम लोगों को इस बात का पता है। मैं भी हम कामरान भट्टी से बाहर निकले तो हमें कुछ और याद हो। मैं भी किसी जगह के अंदर घुसा हुआ था तो वहां पे मेरे कान में ये बात पड़ी कि सिद्धू साहब जो हैं वो खुद भी सॉर्टीज लीड कर रहे हैं, और फिर जब वो जिस एयरपोर्ट पे उतरते थे ना, वापस लैंड बैक करते थे, वहां पे फिर कयाम करते थे, और उनके बाद जो बच्चे जाके वापस आते थे वो उनको वेलकम करते थे। मतलब उन्होंने भी एक वहां पे, अगरचे उन्होंने उसकी कतअन भी ना कोई, मेरा मतलब है कि एयरफोर्स के पीआर डिपार्टमेंट ने कोई इसकी डिटेल जारी की, ये तो हमें अपने तौर पे पता चल गया। लेकिन देखिए ये सारी सूरत हाल जो है, अब इसको हमें इनकैश करने की जरूरत है। सही। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं नवाज शरीफ इस वक्त इनकैश करने के लिए निकल पड़े। क्यों? शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब क्यों? क्योंकि इंडिया ने फौरन एक एग्रेशन लॉन्च किया कि हम तो बेकसूर थे, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो कहा आप जरा यूं हो जाएं तो हम दहशत गर्दों के कैंपों के ऊपर बम मार लें, हमने तो ये कहा था। उन्होंने हम पे ही हमला कर दिया। वो अपनी तरफ से ना, जिसे कहते हैं मतलब मासूम या लल्ले बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, सान तो पता ही नहीं की होया है। नहीं यार है, पता तो आपको इतना ज्यादा है कि आप रातों रात पता नहीं पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठ गए थे। 22 अप्रैल के पहलगाम वाकये के बाद 22 अप्रैल को पहला वाकया, 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक जो है, और ये 6 और 7 मई को जब इन्होंने अटैक किया तब तक तो इनको यूं था कि जैसे मोला जट बने हुए हैं। हाँ, मतलब अच्छा, वो मौला जट बने हुए हैं। आप तो अब खुश होंगे ना, आपने तो पीटीवी पे बैठ के बड़ी ठीक ठाक जंग लड़ी, अब आप जीत गए हैं, अब खुश हैं। पूरी कौम जीती है। आज ये जो में तशक्कर मना के आए हैं, देखें के लिए ग्रीन अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग जीती है, ये 26 करोड़ अवाम ने जंग जीती है, ये अपना हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है उसने जंग। आप प्राइम मिनिस्टर को देख रहे थे आज उनको, मैं कहता हूं उनकी आंखें देखें, मतलब वो यूं लग रहा है कि वो काफी दिनों के उन्होंंने प्रॉपर नींद भी नहीं ली। और जनरल आसिम नसीर साहब जब दोनों मिलके शोहदा के घर गए हैं, कितना बड़ा जेस्चर है। मतलब जिसको ये कहते हैं ना कि आर्मी का पहले दिन से ये कहना है हमारी फौज का कि हम अपने शोहदा को भूलते नहीं हैं। सही कह रहे हैं फैजी साहब, हमने जंग तो जीती, हमारी पाक फौज ने जंग तो जीती भारत से, लेकिन अपनी कौम के दिल भी जीत लिए, ऐसा ही है? ऐसा ही है, बल्कि अभी जो बातें हो रही हैं बरादरम रिजवान रज़वी और अमीन हफीज साहब जिस तरह ये फरमा रहे हैं, देखिए अभी ये बात हुई जिस तरह अभी अमीन हफीज मेरे भाई ये कह रहे थे कि आप आंखें देखिए, और फिर हमने ये भी देखा कि न सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि प्राइम मिनिस्टर, और आज उनकी गुफ्तगू में जहां बहुत सारी फिर से ऐसी बातें थी कि वो विक्ट्री स्पीच दे रहे थे, उसमें उनका ख़ास तौर पे ये कहना और फिर ये मैसेज भी पूरी दुनिया को चले जाना कि प्राइम मिनिस्टर फजर के बाद स्विमिंग करते हैं, इसका मतलब है कि वो अलग सुबह हशाश बेशाश होते हैं और सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं और एक्टिव होते हैं, और ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो। फिर अभी मेरे भाई रज़ी साहब ये कह रहे थे कि 4 लोग, यकीनन 4 लोग हैं, लेकिन 2 चीज़ें और भी हैं। एक तो वजीर दिफा का जिक्र यहाँ करना ज़रूरी है, जिनका ये कहना था कि अगर हमें नुकसान पहुँचाया गया तो फिर सारी दुनिया ये जान ले,
फिर बचना कोई नहीं है अगर पाकिस्तान के बारे में ये बात हुई। फिर उसके साथ आप एक नई जहद देखिए कि वो हिंदुस्तानी मीडिया जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बकवासियात पे मबनी बयानियां बनाने की गलत कोशिश कर रहा था, झूठी कोशिश कर रहा था, उनको टैकल किया हमारे वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने। और जिस अंदाज में किया, पहले से ही बता दिया कि ये जगह देख लो कौन सी यहाँ कैंप हैं। फिर जिस अंदाज में पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर हिंदुस्तान ने ये गलती की तो उसका जवाब दिया जाएगा। और ये अभी रजी साहब कह रहे थे ना, मैं ये समझता हूं कि कयामत तक ये जो जंग है जो हमने जीती है, इसकी स्टडी होती रहेगी, इस पे रिसर्च होती रहेगी, इसकी नई नई जहतें सामने आती रहेंगी और लोग अपने जो वॉर के इंस्टीट्यूट हैं या जंगी जहां पे मामलात पढ़ाए जाते हैं, जहां स्टडी कराई जाती है, जो स्कॉलर्स हैं वो ये पढ़ते भी रहेंगे, पढ़ाते भी रहेंगे और नई नई चीजें सामने आती रहेंगी। अब अभी बात फिर रजी साहब का फिर जिक्र आया, अभी बात हुई कि चीन तो था ही था, लेकिन तुर्की और आज़रबाईजान की बात सुन ले, हिंदुस्तान में उनकी मसनूआत की बाइकॉट किए जा रहे हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले हम उस पे आएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन अभी जो बात हो रही थी वो हमारी अफवाज की बात हो रही थी और जिस तरह से हमने उनको अमन का पैगाम देने की कोशिश की, बट वो समझे नहीं। जुमला पूरा कर लूं, एक जुमला पूरा कर लूं, मैं एक जुमला पूरा कर लूं। अभी मैं साले जाफर साहब की एक स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें ये था कि वो रजी साहब इस्लाम मेरी फरमाएंगे, अमीन हफीज साहब, वो कह रहे थे कि एक ऐसा आर्टिकल छपा है हिंदुस्तान के अंदर तुर्की के हवाले से कि हमारा वो ब्राह्मस्त्रा है या ब्राह्म वो क्या है, हम बिस्तरा, उनका कोई मिसाइल है, उन्होंने ये धमकी दे दिया कि हम तुर्की पे वो फायर कर देंगे। लिहाजा यहां तक देख लीजिए कि हमारे जो करीबी लोग हैं और जो हमारे साथ खड़े हैं हमेशा की तरह, वो खटकते हैं हिंदुस्तान की नजरों में। और ये पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सबकी आंखें खुल गई हैं। और फिर आखिरी जुमला ये कि जनाब शहबाज शरीफ की आंखों की बात हुई, नींद की बात हुई, लेकिन चमक शहबाज वाली थी कि छोड़ेंगे नहीं, अगर फोकस कर लिया, अगर टारगेट बना लिया तो फिर वापसी नहीं है। फिर ये पूरी कौम हमारे पीछे है, मेरे पीछे है। और आर्मी चीफ का जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, वल्लाह आज दिल फिर से एक दफा खुश हो गया, बाग बाग हो गया और मजा ही आ गया। जिन्होंने कहते ना अमीन हफीज चस ही आ गई है, वो वाकई आ गई। मैं कहता हूँ आज योमे तशक्कर, एक मिनट देखिएगा, आज योमे तशक्कर जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, चारों सूबों, वफाक, जिस तरह आज यकजहती से मनाया गया, जिस तरह शाहराहों पर बैनर और कतबे लगाए गए, जिस तरह अपने निशाने हैदर हमारे जो हैं उनकी कब्रों पे जाके फूल चढ़ाकर उनकी खिदमात को, उनकी कुर्बानियों को मतलब खराज अकीदत पेश किया गया। और आज अफवाज पाकिस्तान को जिस तरह खराज तहसीन पेश किया गया, उस पर वजीर आजम की तकरीर सबसे हावी थी। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के वो 3 अल्फाज नहीं बोल रहे, बार बार मेरे दिमाग में आ रहे हैं। उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में विनिंग स्पीच करते हुए बड़े मोहब्बत भरे अल्फाज में प्यार के साथ हमसाये को कहा, उस हमसाये को जिसकी जुबान उसकी अपनी नहीं थी, जिसको हम कहते थे कि अदब से और प्रोटोकॉल से डिप्लोमेटिक जुबान में आराम से बात करो, बात दूर चली गई, हाथ से निकल जाएगी। उस प्राइम मिनिस्टर मोदी को हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कान खोल के सुनो, 3 जंगें हम आपस में लड़ चुके हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ। खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम का तकाजा यह है कि आए मसला कश्मीर को हम हल करें, अपने बाहमी जो इख्तलाफात है मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हम उनको हल करें। मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इतने खूबसूरत अंदाज में जीती हुई मैदान में भी अमन और भाईचारे की बात। और ये जो इन्होंने तो जैसे फैजी साहब कह रहे थे, मेरी बात ले लें, मुझे बड़े जोर से आई हुई है क्योंकि फैजी साहब बात कर गए थे तब से आई हुई है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब हैं, हाँ। जब उन्होंने आके लास्ट मोमेंट पे एक लाइन बोली थी ना, नहीं वो जो आंखों में आंखें डाल के उन्होंने कहा जस्ट वेट एंड वॉच, वो हमें नहीं भूलती और बहुत जरूरी भी थी।
रजी दादा, बहुत जैसे बुरी थी, कहते हैं कि लेकिन ये जो मैं मोदी आज की के थानेदारी थी, मैं एक बात में के तशरीह कर दूं, भाई मेरा जज्बाती हो गया, उसने समझा भी यौम बहुत शक्कर है, ये यौम तशक्कुर है भाई, सिर्फ शक्कर नहीं है, वो जरा खाने पीने का आ गया ना, तो भाई ने जज्बाती होके हाय 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 जज्बात कर में दिया, चला गया। तो ये यौम भारत जिस तशक्कुर है तरह जी। से थानेदार बना हुआ था, उसका पाश होना बहुत जरूरी था, वरना रजी दादा उसने क्या करना था, नेपाल पे भी अटैक करना था, हाँ, हमारे थानेदार सारे ना, थानेदार श्रीलंका बना पे नहीं भी हुआ करना था। मुझे अकबर के ज़माने का एक वाकया याद आ गया कि वो गुजर रहे थे आगरा में से, वही उनका राजधानी था, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक जो है ना वो चमार जो है, उसने गली के बच्चों को ना कोई खिलौने शिलौने मिठाइयाँ लेके दिए, और के पीछे आवाज़ लगाते हुए चल रहे हैं कि दिल्ली का शहजादा आया, परे हट जाओ, ठीक है। तो अकबर को हैरत हुई कि ये केड़ा मेरा शहजादा है तो उन्होंने उसको तलब किया ना दरबार में, और उसने कहा कि माई बाप मेरा यही मनोरंजन है, मैं इसी से दिल बहला लेता हूँ। ये मोदी साहब का मनोरंजन था। ये दरअसल कुमकुम के ड्रामे देख के खराब हो गए हुए थे, ये बात जुबान तो इनकी है, बिगड़ गई फिल्मों हुई में है, तो बहुत अच्छे हैं, जुबान इनकी बिगड़ गई हुई है, बंदों की इंसानों की तरह इनको बात करनी नहीं आती, ना इनके जो वजीर हैं अमित शाह साहब उनको आती है, ना इनके जो अजीत डोभाल साहब हैं उनको इंसानों की जुबान की भाषा समझ ही नहीं आती ना। कोई बात नहीं रजी दादा, हमें लेकिन इनकी हमने भाषा- इंसानों की भाषा में ही बात करनी है। हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बता दिया, हमारे मीडिया ने भी बता दिया। ब्रेक ले लीजिए। कैसे पता चल गया मैंने ब्रेक लेनी है? ख्यालात मिलते हैं। अब तो आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि फेस एक्सप्रेशन से पहचान लेते हैं कि यहाँ ब्रेक लेनी है, लेकिन मोदी ना समझ सका कि ये मुझे इतने मशवरे दे रहे हैं, ये मेरा हाल क्या करेंगे। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो रही थी मोदी की और भारत की। रजी दादा, हमारे जितने भी दोस्त ममालिक थे, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, बड़ा खुल के उन्होंने हमारा साथ दिया, और वो आज़रबाईजान हो, तुर्किया हो या चाइना। वैसे चाइना के जो दिफाई सामान है उसके शेयर्स पता है कहाँ चले? हाँ, 20% उनकी 20% कदर में बढ़ इजाफा गया। हो गया। और जो अमीन तुर्किया हफीज के साहब, साथ हुआ है, तुर्किया के साथ क्या किया जालसी में हाँ, भारत ने, आप उनके जो देखिए सारे कॉन्ट्रैक्ट थे ना, तासुब कैंसिल कर में दिए। इस कदर अंधे हो गए कि तुर्किया की कंपनी है जो भारत में मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर जो हैंडलिंग का ठेका है ना, जी, वो उसके पास है। तो उसको कहा कि अभी यहाँ से फौरी तौर पे वाइंड अप करो और पैक निकलो। करो। और अहमद नोटिस इतने भी नहीं हैं दिया। कि उसका कोई अल्टरनेटिव अरेंज ही नहीं किया। इस वक्त भारत में एक बाकायदा बहरान चल रहा है कि फ्लाइट्स उतर रही हैं, उन फ्लाइट्स का सामान जो है वो जहाज से उतर के नहीं आ रहा, मुसाफिर खड़े हुए जलील हो रहे हैं और मोदी साहब की जान को रो रहे हैं। और फ्लाइट्स ने टेक ऑफ करना है, जहाज खड़ा हुआ है, सामान जो है वो मुसाफिरों लोड का नहीं हो वहां रहा। तक नहीं, लोड नहीं हो रहा, बोर्डिंग नहीं हो पा रही। और तीसरी बात यह है कि सिस्टम भी तो उनके थर्ड क्लास किस्म के हैं ना, पुराने ज़माने के लगे हुए हैं, तो उन सिस्टम के अंदर और चोकिंग हो गई है। लेकिन भाई अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तो परेशान टर्मिनेट भी करना है, ठीक है ना, आप उन्हें टाइम दे दें, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का, 2 महीने का, इस दौरान अरेंजमेंट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको एक मिसाल बताई है जो कल उन्होंने एग्जीक्यूट कर दी थी और जो आज के अखबारात में छपी हुई है। इसके अलावा भी बेशतर मिसालें हैं। मसलन इंडियंस ने कहा कि जनाब हम आज़रबाईजान जो है वो नहीं जाएंगे, नहीं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका भी बाइकआउट, टूरिज्म चाइना हो या के कुछ टूरिज्म के ऊपर नहीं जाएंगे। आज़रबाईजान के एक सहाफ़ी ने उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाई टिकटॉक की, उसने कहा हम शुक्र करेंगे इस तरह हमारे आज़रबाईजान के अंदर इस साल बदबू कम रहेगी। आई मीन उनकी भी आगे से कुछ टका के बेइज्जती हो रही है, कोई काट नहीं हो रही उन्होंने दे नाल। इसी तरह उन्होंने जो है तुर्की अपना आज़रबाईजान के बाद तुर्की के बारे में भी कुछ इस तरह तुर्किया। के अल्फाज कहे, उन्हें भी आगे से वहां के लोगों ने भी अच्छा, नॉन उन्होंने स्टेट अपने ने जो यही जवाब उनके दिया, एक्टर और फिल्म स्टार्स हैं ना, उनको भी कहा है कि इनके तफरीही मुकामात पे जाके शूटिंग ना करें। शूटिंग ना करें, लेकिन एक्टर और जो उनके Artist हैं वो इंडिया में वापस आएंगे तो उनके अहकामात पे अमल करेंगे ना। वो तो सारे फरार हो गए, कोई कतर बैठा है, कोई दुबई बैठा है, कोई अबू धाबी बैठा है, यानी जंग का सुनते ही वो भाग लिए वहां से। मुझे रजी दादा और ये जवाद फैजी भी इत्तफाक करेंगे, और शुमाइला तो वैसे मेरी बात को तो मान कभी ही रात लेती है। करती नहीं है। नहीं, वो मेरा बात सवाल मेरी है, मशरकी मेरा लड़की सवाल ना। है, मेरा सवाल है एक आपसे, डायरेक्टली आपसे। मोदी
बहुत बड़के मारता था, बिल्कुल। है ना, आपने बड़े मशवरे दिए, उसने नहीं सुनी आपकी, बिल्कुल ऐसा ही है ना। फिर बहुत जल्दी यूं सेकंड्स में जाके सफेद पैरों में, झंडा। नहीं, अमेरिका के पैरों में क्यों बैठ गया? मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सब्र तो करता। ये जो होते हैं ना बरके लगाने वाले, जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो लड़ने वाले नहीं होते, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हाय 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 मोदी काले बादल है। मोदी जो है ना गरजता है, हाय 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 हाय, यूं आंधी आई, यूं ऐसे। वो होता है ना, वो जो एक बंदा था ना ये मोदी जैसा, उसकी मैं अब क्या बात करूं, वो एक लड़ाको बेबी होती है ना किसी की, तो वो उससे बड़ा ही तंग होता है। तो वो खैर एक दिन अल्लाह को प्यारी हो जाती है, फौत हो जाती है, और जैसे ही फौत होती है उसको दफनाने जाता है, वापिस आता है ना, तो बादल यूं गरजना शुरू हो जाते हैं। तो वो दूसरे दोस्त उसको पूछता है, कहता है यार बड़ा अफसोस हुआ है, तुम्हारी बीवी फौत हो गई है, मैं सॉरी जनाजे में शामिल नहीं हुआ, तो तू बड़ा उदास है, ऊपर दे दे कि क्या देख रहा है? कहता है तू देख रहा है कितनी जबरदस्त गरज चमक हो रही है। उन्हें कहा लगता पहुंच गई। मैंने लग रहा उत्ते पहुंच गई। तो ये जो मोदी है ना, ये अब तुर्किया पहुंच जाए, ये अब अजरबैजान को रोके, उसकी मसनूआत को रोके, तुर्की की अजरबैजान की, ये ऐसे जैसे फैमिली में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो फैमिली का एक मेंबर बहुत ही मतलब यूं समझ लें कि अखलाक की आदत उसके करीब से नहीं गुजरी होती, वो ऐसी ऐसी पाबंदियां लगाते हैं फैमिली के अंदर कि जिससे नाराजगी हो गई है। मतलब सौकनों वाली लड़ाई नहीं जैसे लड़ते। यार मोदी तू प्राइम मिनिस्टर है, कहता है मैं इतनी बड़ी सुपर पावर का प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरे ये इख्तियारात हैं, इतनी बड़ी मेरी फौज है, इतनी छोटी छोटी बातें। आपकी बात काट रही हूँ। हाँ मोदी की बात आपने की, मोदी जो बड़के मार रहा था, मोदी ने जो अपनी कौम से खिताब भी किया, फैजी साहब भी हमें सुन रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन कुछ और थे, बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी, हाथ कांप रहे थे, और वो फिर धमकियां भी लगा रहा था, पाकिस्तान को भी बुरा भला कह रहा था। मोदी जितना मर्जी सड़ता रहे, पूरी कौम ने, वो लंदन हो, वो अजरबैजान हो, वो तुर्किया हो, चाइना ने तो गाना भी रिलीज कर दिया, हर जगह जश्न मनाया गया। हमारे रजी दादा शाकिर शुजा आबादी ने क्या कहा है? तू शाकर आप से आना है। मैं पूरी गजल पढ़ूंगी, मैं पूरे शेर पढ़ूंगी, अमीन साहब आपको सुनना होगा। बाकी हर गल पुछ बेली खुश होके, बाकी हर गल पुछ बेली खुश होके, एक उजड़न दे हालात ना पुछ, किवें कोई आया किवें छोड़ गया, किवें होई आखिरी मुलाकात ना पुछ, मेरी आजजी दे जज्बात ना पुछ, ओदी तलखी दे कलमात ना पुछ, तू शाकिर आप सियाना है, मेरा चेहरा पढ़ हालात ना पुछ। ये मोदी की स्पीच पे भी है, और वो जो 3 तस्वीरें थी ना, उनकी भी और हमारी भी, मैं आपको एक बात बताऊं, उस पे भी है। जब आप अंदर से कमजोर हो जाते हैं ना, एक बात मेरी जेहन में रखें, ये कहते हैं ना कि कमरा इम्तिहान में बैठा हुआ कैंडिडेट और इंटरव्यू देने वाला कैंडिडेट, ये अगर अंदर से टूटा हुआ नहीं है, कमजोर नहीं है, तैयारी करके आया है, उसको अपनी पूरी कौम, फौज, उसको पूरे अपने अदारों की हमायत हासिल है ना, तो वो होता है शहबाज शरीफ। और जिसको अपनी पार्लियामेंट लोकसभा से, मैं अब वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, टका के पिस्ती हो रही हो, जिसको आलमी सतह पर यह कहा जा रहा हो कि आप क्या थे और क्या निकले हो, जो अपनी आवाम को ये कह रहा हो। सारी चीजें अपनी जगह, सारी बातें अपनी जगह, वो आप भूल गए। आप बेइज्जती की बात कर रहे हैं ना, आप बेइज्जती का वर्ड ना भी यूज करते, खाली वो कर देते, वो क्या था, कित 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 वो उनकी अपनी पार्लियामेंट में, उसकी मोदी साहब की मौजूदगी में, उनके अरकाने असेंबली जो है, अच्छा फिर ये नहीं है, हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अता तारर ने जिस तरह अपनी एक मजबूत मीडिया टीम के साथ पूरी दुनिया में इंडिया का एक बदनाम चेहरा, जो वो तो हम तो देखते हैं ना कि फलां ये और फलां वो, गुर्बत तो वो किसी को अपनी दिखाते नहीं है, अपनी जो मुआशी उनके बहुत ज्यादा अवाम के बुरे हालात हैं वो तो दिखाते नहीं है, वो तो हुस्न दिखाते हैं, जलवे दिखाते हैं। फैजी साहब आप हमारे साथ हैं, आप हमें बिल्कुल उड़ा ना दीजिएगा। फैजी ताज साहब के करीब था, जरा इनसे पूछ लेते। इसीलिए हमने कहा कि फैजी साहब का नाम ले ले।
फाइनली आप, मेरा ख्याल है, मुझे लगा आप जहाज बना रहे हैं वो कित 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 वाला। मैं यहाँ जो देखता रहा हूँ ना रजी भाई और अमीन फीस साहब और शुमाइला चौधरी साहबा, वो वाकयातन 24 घंटे के इसी एतबार से हम कभी ये कर रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, और वाकयातन आप वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने जिस तरह 24 घंटे एक एक चीज, एक एक मैसेज का रिप्लाई हो रहा था और चीजें हो रही थी, मैं सीरियसली कहूँ, और आप दोस्त जानते ही हैं। अच्छा, आपने अभी बात की ना कि तू शाकिर आप सियाना है, चेहरा पढ़ हालात ना पूछ, ना थे इन्हां दे वाल रह गए थे ना रह गई मुछ, और इनके साथ जो हो गया है ना, और ये देखिए आपके अभी रजी भाई जो कह रहे थे ना कि खुद उनके अपने एयरपोर्ट्स पे जो हाल है, सामान अभी देखिएगा बैरून मुल्क जाके कितनी गालियां पड़नी है इनको कि किसी का सामान जो है न्यूयॉर्क होना है, जिन्हें स्विट्जरलैंड जाना है, और किसी का कहीं से मिलना है, अभी बहुत कुछ होना है। और यही वजह है कि आपने अभी जिक्र किया, मैं तो अब आज़रबाईजान कहते थे, आप तो आज़रबाईजान कहते हैं, मैं कहता हूँ आज़रबाईजान पाए ना, हमारे साथ उन्होंने वो ताल्लुक निभाया है। और सच्ची जो बात है कि उनकी आप जितनी भी चीजें देख लें उसमें, क्यों रजी भाईजान एंजी नहीं हो रहा कि सारे भाईजान ही है हमारे और हम उनके भाईजान हैं, बाहमी शीरो शक्कर है। लेकिन एक ऐसा मैसेज पूरी दुनिया को चला गया है, ऐसा मैसेज पूरी दुनिया को चला गया है जिसमें ये साबित कर दिया गया है कि हमारे रिश्ते बड़े अटूट हैं, हमारे रिश्ते बड़े वाजे हैं और क्लैरिटी के साथ है। और मुझे प्राइम मिनिस्टर के बार बार ये जो जुमले थे ना कि थानेदार बनने की कोशिश करोगे तो जलील हो जाओगे, और वो जलील हो गया। वो गुंडी रान की तरह सानू जड़ी सोफिया आके बैठी सी ना गल्ला करती सी, हमने वो भी बता दिया। और आपने अहमद शरीफ चौधरी साहब का बड़ा खूबसूरत जिक्र किया जो मुझसे रह गया था कि जिस तरह उन्होंने कहा कि गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी और शुरू तुम करोगे खत्म हम करेंगे। और फिर खत्म भी हो गया ना, असी ते कुलशल भी पढ़ लेने हिंदुस्तान दे, उसके अंदर भी पढ़े जा रहे हैं। एक और जुमला कि खुद हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह कांग्रेस पढ़ चुकी है मोदी की जमात को, बीजेपी को, और जिस तरह वहां पे अब ये उनके जो है इस्तीफों की बात हो रही है, बरतरफियों की बात हो रही है। और हैरान कुन बात आज आपको बताऊं, वो जो दुश्मन साजिश करता था ना कि पाकिस्तान में, इसने इस जंग के मौके पे भी ये कोशिश की कि यहां से कुछ सहूलतकार उठे और पाक फौज के खिलाफ वो सामने आने की कोशिश करे। हिंदुस्तान के अंदर प्रैक्टिकली ये हो चुका है। आज मैं वीडियोस देख रहा था कि वहां पे हिंदुस्तानी जो फौजियों की बसेस थी उस पे खुद हिंदू वो बलवा कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं। और फिर से खूबसूरत एक और नजारा जो था कि वो बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जब कुछ हिंदू अंदर घुसे हैं तो वो धोतियां पहने हुए, लुंगियां पहने हुए जो बंगाली थे वो आ गए और उन्होंने कहा किधर आ गए हो, अब यहां कोई हसीना वसीना नहीं होती, वो तुम्हारे पास है। लिहाजा वो मुंह की खानी पड़ रही है हिंदुस्तान को। और मैं तो ये समझता हूं, अभी चूंकि अमीन हफीज साहब बात बार बार कर रहे थे कि वो लड़ाकी बीवी, देखिए हर खातून चाहती है कि मैं मर्द की बराबरी करूं, और हिंदुस्तान भी चाह रहा था बराबरी करूं, लेकिन मुझे तो वो खातून याद आ जाती है जो कहती है मैं बराबरी मर्द की करूंगी लेकिन हल्की सी मूछे भी आ जाए। साहब, मैंने कित 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 करते हुए मैंने जहाज बनाया है, मैंने राफेल को फेल मारना गाना है। जो है ना, मेरे पास भी वो चाइनीज गाना जो है ना, खंबर केचो कित कित ब्रेक। ये देखे शुमाइला, बिल्कुल, रजी आपके दादा साथ एक और छोटी सी जवाब ब्रेक के फैजी, ये बाद देखे स्टे राफील त्यारे का क्या हाल हमारे शाहीन करते हैं। जरा आप गौर से देखना, ये JF-17 ठंडर उधर से उड़ा है और इस राफील का क्या हाल होने लगा है, देखे जरा। अच्छा, फीती कर दिया। अभी फीती करेंगे प्रोग्राम के बाद, लेकिन एक बात मैं थोड़ी सी इसको संजीदा टच दे दूं, जवाब फैजी आपके सुनने वाली है। बीजेपी की, RSS की एक तारीख रही है, गांधी को कत्ल करने से लेके अब तक। मुझे खदशा है कि ये जो गांधी साहब ने हरकत फरमाई है, इसकी कम से कम जो कीमत है वो उनका इक़्तिदार है, जिससे उनको महरूम होना पड़ेगा। लेकिन मुझे खदशा ये भी है कि चूंकि बीजेपी की अपनी हिस्ट्री है,
वो भी जा सकते, मोदी की जान भी जा सकती है अच्छा इसके रसीद अंदर। दादा, वापस आके इस पे बात करते हैं। यहाँ में लेनी एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। रसीद दादा, जी बिस्मिल्लाह। भारत का चलें अलग, खाली मोदी का बता दें हम मुस्तकबिल क्या है जो उसने किया है, देखिए मैं ना बड़ी संजीदगी से, सियासी मुस्तकबिल। हाँ मैं अर्ज कर रहा हूँ, बीजेपी की या उसकी जो मदर पार्टी है राष्ट्रीय सेवक ब्रेक संघ, पे जाने से पहले वैसे आपने बहुत बड़ी बात की है। हाँ मैं उसी को ही थोड़ा सा आगे चलाना चाह रहा हूँ। उनकी एक तारीख रही है, उन्होंने तो गांधी जी को नहीं बख्शा था जिसको वो महात्मा कहते थे, सही। ठीक है ना, और उनके ऊपर भी कातलाना हमला, वो अपनी जगह के ऊपर। तो मेरा मतलब है, मुझे लग रहा है कि कम से कम तो इसकी कॉस्ट जो वेंचर किया है जनाबे नरेंद्र सिंह मोदी ने, अपना सारा कुछ दाव पे लगा के, और जिस तरह उनको पड़ गई हैं चपेड़े, जी इसकी कम से कम कीमत जो होगी वो तो उनका इक़्तिदार होगा, उनका या उनकी पार्टी का, जिसका खात्मा होगा। और मुझे लगता है कि शायद बात इससे आगे भी चली जाए, मोदी साहब को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी की ये तारीख रही है। जब आप नफरत में डालेंगे ना, लोगों के जहनों के अंदर नफरत बोएंगे तो नफरत ही उगेगी। सही, वेरी राइट। आपने सियासत की है नफरत की बुनियाद के ऊपर, अब वो नफरत अपनी तबाही उम्र पूरी करके वापस पलट रही है, और आप उसका मेन, क्योंकि आपने उसको स्टार्ट किया था, अब आप उसका मेन टारगेट होंगे। आपने अपने मुआशरे के अंदर मसीहियों से नफरत, बुद्धों से नफरत, ठीक है, निचली जात के लोगों से नफरत, बाल्मीकियों से नफरत, जैनों से नफरत, ठीक है, उसके बाद मुसलमानों से नफरत, अपनी बीवी से नफरत, शादी करके भाग गए। हाँ मेरा मतलब है आपने नफरत की तबलीग की है, अब वो तबलीग जो है वो बरगो बर ला रही है, वो बारो बर ला रही है, ठीक है, अब वो वापस आनी है, और वापस आनी है तो इन्होंने भी उसका शिकार होना है, अमित शाह ने भी उसका शिकार होना है, जयशंकर ने भी शिकार होना है, और अजीत डोभाल ने भी। इन ये जो पूरा ऊपर बैठा हुआ था ना ग्रुप, आधी दर्जन लोगों का, इन सब ने उस नफरत का शिकार होना है। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि अल्लाह ताला इनको जिंदा रखे, और ये जो इन्होंने नफरत का बीज बोया है, नहीं एक रजी मीनार दादा, रजी दादा इन्होंने 76 हमालिया जो साल खड़ा का किया है। है, नफरत का जो हमालिया खड़ा किया है, ये उसको रेजा रेजा होते हुए, बल्कि बकौल आपके फीती फीती होते हुए अपनी आंखों से देखें। देखें, यही इनकी सबसे बड़ी सजा होगी। सबसे बड़ी सजा तो अपनी जगह, लेकिन अगर एक 76 साल लालची बूढ़ा, 78 2 साल कम कर दिए मैंने, चलें 78 साल के बाद भी इतना लालची बुढ़ा 11-12 लाख का तो सूट पहनता है, तो अपनी कौम के बारे में सोने कब की सोचा? तारों वाला आप अंदाजा, अवाम के बारे में कमतरी कब, का अवाम के अंदाजा बारे में करें। सोचने से मुझे याद आया वो जो राफेल की कहानियां खुली हैं, हाँ कमीशन, कमीशन। सारा आज करप्शन, तक मतलब जनाबे दिफा पे मोहतरम आप मोदी compromise साहब कर गए से मैं नहीं अपने पूछ मुल्क रहा, का। उनकी अपनी कौम, उनके अपने मुंतखब नुमाइंदे, उनकी अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि जनाब मोदी साहब आप फरमाया करते थे कि जब पाकिस्तान ने भारत को वो जिसको कहते हैं ना कि चने चबाए थे, तो आप कहते थे राफेल की कमी बड़ी याद हो रही है। नहीं, राफेल होता तो मैं देखता। आज रफील होता तो आपने वो रफील जो लिया, उसका जो एग्रीमेंट किया, आज तक आपने अपनी पार्लियामेंट को, अपने मुंतखब सियासी जमातों और अपोजिशन को आज तक रफील का एग्रीमेंट नहीं दिया। कितने में लिया, अंडर द टेबल आपने क्या लिया, और उसकी कमीशन आपने बैरून मुल्क किस बैंक में, किस मुल्क में रखी, आज तक आपने वो नहीं बताया। अब खाते खुलेंगे, अब मोदी साहब का करप्शन का भंडारा बॉक्स खुलेगा, और रफील का जनाजा जो है वो तो खैर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं कहता हूं आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक एक फिक्रा वजन वाला था, कितने प्यार से वो कह रहे थे कि जिन त्यारों पर, रफील त्यारों की तरफ इशारा था प्राइम मिनिस्टर का, कि जिन त्यारों का इनको गुरूर था वो राख बन के इबरत का निशान बन चुके। बिल्कुल। सारे अच्छा, गुरूर इसमें हमने ये भी देखिए तसल्ली कि से तोड़े हमारा हैं। जीएफ थंडर जो कि हम खुद बनाते हैं चाइना के साथ मिलकर, 60% तो हम बनाते हैं, उसकी हमारी कॉस्ट है तकरीबन $35 मिलियन, ठीक है। इन्होंने राफेल खरीदा $290 मिलियन का है, लेकिन इन्हें $255 मिलियन में, तकरीबन 25-25.5 करोड़ में मिल गया, ठीक है।
अगर उसको रुपयों के हिसाब से देखें तो इनका बनता है तकरीबन कोई 90 अरब रुपए का, हाँ। और पाकिस्तान का बनता है कोई 14 अरब रुपए का। मतलब यानी जिसको 14 4-5 टाइम जी 14 सस्ता, हमारा त्यारा। 13-14 अरब रुपए के मुकाबले में इनका 90 अरब रुपए का त्यारे चपेड़ा मार के आया जी। सही बात। चपेड़े नहीं, अच्छा, मैं मजेदार बात बताती हूँ, आप सुन लें, आप सुन लें, एक और रजीदादा बात। नहीं, बड़ी मजेदार बात है। इनके एक मेजर गौरव साहब हैं, ठीक है, वो इंतहाई नालायक आप आदमी। नहीं, आजकल दुनिया से पर्दा फरमा। नहीं, सुन लेना, उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, इंतहाई नालायक आदमी। पता है क्या कहते थे भगवान के नाम पे आसिम मुनीर साहब को इस तरह से बुलाते थे कि भगवान के नाम पे जो है ना आप हमारी आर्मी इंस्टॉलमेंट पे हमला कर दो। मेरा ख्याल है उस दिन भगवान बहुत खुश थे और कहीं आसपास ही थे। उनके भगवान ने हमला हो गया, भगवान ने सुन ली, मुझे तो अब ये भी लगता है कि हमने ये ख्वाहिश नहीं पूरी करनी, ना हमने ये भगवान ने बात माननी है। मुझे लग रहा है जिस तरह हमारा एक अदारा, प्राइम अदारा 1122 है, जिसको पाकिस्तान के चारों सूबे, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वाले भी कहते हैं कि पंजाब के 1122 एकेडमी जो है वो हमारे लोगों को ट्रेन करे। मैं कहता हूं हमारे शहीनों ने, पाकिस्तान एयर फोर्स के हमारे पायलटों ने जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, मुझे लगता है किसी वक्त मोदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कह रहे हैं साढ़े बंदे भी ट्रेन कर 8 अरब ममालिक बहुत ने, जल्दी हाथ जोड़ देंगे फैजी साहब। 8 अरब आपके ममालिक दोस्त जो ने है ना अपने चाहते पायलट की हैं कि ट्रेनिंग के वो लिए ही अपने राब्ता जज्बात पे काबू नहीं रखते। इतने एक्साइटेड हैं हम जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जंग जीती है, हमें समझ ही नहीं आती कौन क्या बात करे कौन क्या बात ना करे। मुझे ये बताएं, ये जो इनका मीडिया था उस पे भी जो पूरी भारतीय कौम है वो बहुत ही लान तान कर रही है। इसके अलावा जो हमारे मुल्क में अपनी एक पार्टी है, ये जंग के दिनों में इनका सोशल मीडिया जो था, आप समझ रहे हैं ना, मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ जी, स्पेशली जो बाहर बैठे हैं सोशल मीडिया जो वहां से हैंडल करते हैं, वो भारतीयों की सफ में मुझे नजर आए। देखिए 2-3 चीजें मैं क्विकली वो गिलानी साहब की तरह के क्विकली मुझे कहने दीजिएगा। एक तो ये थी कि वो जो मिनट है आपके पास, 3 मिनट में आप खुल के बोले। नफीस साहब ने ना, तो मैंने तो उस पे मैंने तो ये कहा था कि तुम कहते थे जरूरी है राफेल, तुम कहते थे जरूरी है राफेल, अब बताओ हाउ यू फील, और अब बताओ हाउ यू फील। और इसके साथ अभी बात हुई कि सोने की तार वाले कपड़े, अमीन हफीज मेरे साथ, मेरी आवाज में डिले है लेकिन अमीन हफीज मेरे साथ गा सकते हैं कि वो तारों से मुझे याद आ गया कि लाहौर शहर तो जंज चली थे, तार पिशौरों खड़के, कराची तक दिल तड़के। हमने तो इनकी तारें वहां तक जाके खड़का दी हैं, और ऐसी खड़का दी हैं कि इन्हां दी अपनियां लाइटां ही बंद हो गई, तारा रही ही नहीं, 70% हिंदुस्तानी अंधेरे में डूब गया। फिर अपने जहाजों की वो सारी तारें ही चिचड़ मिचड़ हो गई, और इनको समझ ही नहीं आ रही थी केड़ी तार किथे जोड़नी है ते किंदे नाल जोड़नी है, ते फिर वही गल शुमैला, फीती हो गया सारा कुछ इन्हां दा ना। अब आ जाते आगे, आपने जो सवाल किया, इनके मीडिया के हवाले से भी अब पूरी दुनिया में ये मीडिया स्टडीज करवाई जाएंगी कि किस मुल्क ने कैसे, किस माहौल में, किस मौका पर। और देखिएगा, मैं ये भी बता दूं कि जो बड़े बड़े वो जो इदारे थे ना, जिसके चांसलर भी बनना था, पाकिस्तान के किसी बंदे ने बड़ी ख्वाहिश की थी और नोबेल इनाम भी लेना था, वो उन्हीं इदारों में देखिएगा अब जब मीडिया साइंसेस पढ़ाई जाएंगी तो उसमें हिंदुस्तानी मीडिया का जिक्र भी आएगा, और डेफिनेटली जब रिसर्च होगी और उस पे जो है वो मुकालमे लिखे जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की उस पार्टी के मीडिया सेल का भी जिक्र आएगा कि किस किस तरह कौन कौन सी जमात, उनके मीडिया हैंडलर्स क्या क्या करते रहे। और मैं तो हैरान हूं उन लोगों पे कि खोते पे बैठ के एक बंदा जो है वो इंग्लैंड पहुंचा और गधों वाली गुफ्तगू करता रहा इस मौका पर हिंदुस्तान के हक में, और एक वो बंदा जो अपने बाप से बड़ा शायरी किसी को नहीं समझता और अपने से बड़ा अरस्तू ही किसी को नहीं समझता, वो इस मौका पर पाकिस्तान के बारे में जिस तरह बात करता रहा। और यहाँ पे पैसा कमा के इन चैनल से और
سہیل احمد عزیزی ہوں، امان اللہ ہوں یا دیگر فنکار ہوں، ان کی بےعزتی کر کے اپنے آپ کو اگلے پائیدانوں پہ سمجھنے والا وہ شخص، اب اس کو تو مونچھیں منڈوا لینی چاہیے، اور وہ بھی گاؤں موتر کے ساتھ۔ میں اپنوں کو بھی یہ میسج دیتا ہوں، لہٰذا میڈیا سٹیڈیز فیضی کی صاحب، وہ دیکھیے گا، جیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے گا چیزیں بدل جائیں گی۔ تو فیض صاحب نے جو کہا نا کہ یہ پڑھایا جائے گا بھارتی میڈیا، جی تو بطور مذاق پڑھایا جائے گا۔ جو کچھ ان کے میڈیا نے کیا، ہم اس پہ بھی ڈسکشن کرنی تھی آج ہم نے، لیکن یہ بالکل، موضوع لیکن رہ آج گیا، ہمارا ٹائم کل کریں گے ہم انشاءاللہ۔ لیکن آخری اگر بات آپ نے میری اجازت ایڈ دی۔ کر کے، جی، وہ پلیز۔ پروگرام اب ختم ہونے والا ہے، تو مطلب یہ بات ہو رہی ہے نا، جواد فیضی صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ اس پارٹی کے لوگوں نے اس پاک بھارت جنگ میں کیا رول ادا کیا۔ مجھے تو یہیں سے جواب مل جاتا ہے۔ کیا جواب مل جاتا ہے کہ جب بھارت نے پاکستان کے بڑے بڑے چینل اور بڑے بڑے یوٹیوبر، ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والوں کو بین کیا، تو ایک مخصوص طبقے کے، ایک مخصوص پارٹی کے جرنلسٹوں کو، جن کو مطلب جرنلسٹ کہا جاتا جو بھی وہ ہے، ان کرتے کو رہے۔ تو کسی نے بلیک لسٹ نہیں کیا، ان پر تو اس پہ کل پابندی بات نہیں لگی۔ بالکل، اس پہ پر کل ہم بات سمجھ آ گئی، پورا پروگرام ہے، اس سمجھ کی آ بات گئی، کریں گے، کل لیکن وہ آج جو ہے پاکستانی نا تھے یا بالکل ان ہم، کے تھے۔ میرا خیال ہے کہ جتنی باتیں ہم نے کی اس کے بعد بھارتیوں کے لیے، میں بھارتی حکومت کے لیے تو نہیں کہوں گی، لیکن بھارتیوں کے لیے میرا ایک میسج ہے، بھارتی عوام کے لیے، بھارتی عوام کے لیے، ایگزیکٹ ورڈ ہے بھارتی عوام کے لیے۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں پر گریں گے کہ سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے، زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگے اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔